नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अमेरिकी नेताओं के लगातार आ रहे बयान के बाद अब ये साफ हो गया है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला इजराइल के कहने पर किया था, वरना जो अमेरिका हमले से 2 दिन पहले तक जिनेवा में ईरान से बातचीत कर रहा था, वो ईरान पर हमले नहीं करता। दरअसल इजराइल अमेरिका के कान भर रहा था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की बजाय उसे आगे बढ़ा रहा है। लेकिन असल में सच्चाई क्या है, तो इसे समझने के लिए 2 चीजें जाननी जरूरी है। एक, न्यूक्लियर डेटोरेंस और दूसरा, न्यूक्लियर एनरिचमेंट। एक बार फिर पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक देने की ये लड़ाई सिर्फ एक बात के लिए हो रही है, और वो ये कि बकौल अमेरिका और इजराइल ईरान परमाणु बम नहीं रख सकता। अब नहीं रख सकता का मतलब साफ है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता। पर सवाल यह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तो बरसों से विवाद चला आ रहा है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 28 फरवरी की सुबह सुबह इजराइल ने ईरान, उसके सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर जंग को हवा दे दी। क्या ईरान परमाणु बम बनाने के करीब था, या फिर वजह कुछ और है? तो असली वजह को जानने के लिए 2 शब्दों को समझना जरूरी है। पहला शब्द है न्यूक्लियर डेटोरेंस और दूसरा शब्द है न्यूक्लियर एनरिचमेंट। बस यूं समझ लीजिए कि इजराइल अमेरिका का अचानक ईरान पर किया गया यह हमला इन्हीं 2 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो शुरुआत न्यूक्लियर डेटोरेंस यानी परमाणु निवारण सिद्धांत से। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम और उसकी तबाही को देखते हुए कोल्ड वॉर के दौरान पहली बार न्यूक्लियर डेटोरेंस शब्द सुनाई पड़ा। असल में परमाणु हथियारों की होड़ के बीच तब ये सहमति बनी थी कि 2 परमाणु संपन्न देशों में अगर जंग की नौबत आ जाए तो पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो दोनों देशों को रोके, ताकि लाखों लोगों की जान बचाई जा सके। अब अगर ईरान परमाणु संपन्न देश बन गया तो जाहिर है पूरी दुनिया इजराइल और ईरान के बीच की जंग को रोकने के लिए मजबूर हो जाएगी। यानी इजराइल और ईरान से एक साथ बात होगी। जबकि अभी की कहानी अलग है। अभी अकेला इजराइल परमाणु संपन्न देश है, जबकि ईरान नहीं। ऐसे में दोनों देशों के बीच जंग की सूरत में न्यूक्लियर डेटोरेंस सिद्धांत लागू नहीं होता। परमाणु संपन्न देश होने की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में भी इजराइल का अभी दबदबा है। पर जैसे ही ईरान परमाणु बम बना लेता है, इजराइल का मिडिल ईस्ट में भी दबदबा कम हो जाएगा। बस इसी वजह से इससे पहले कि ईरान परमाणु बम बना ले, इजराइल ने उस पर हमला कर दिया। पर सवाल यह है कि क्या सचमुच ईरान परमाणु हथियार बनाने के इतने करीब पहुंच चुका है कि इजराइल को उसे रोकने के लिए यह हमला करना पड़ा? तो इसे समझने के लिए अब दूसरे शब्द को समझना जरूरी है, और वो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट। असल में परमाणु हथियार बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है यूरेनियम। दरअसल यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। ये एक ऐसा भारी धातु है जो जमीन के अंदर और समंदर के तल में भी पाया जाता है। यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, ब्राजील, कजाकिस्तान और मंगोलिया में मौजूद है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम के 3 रूप होते हैं: यूरेनियम 238, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235। इनमें से यूरेनियम 235 ही वो यूरेनियम है जो परमाणु बम बनाने के काम आता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम को प्योरीफाई करने का तरीका इतना जटिल है कि अगर 100 किलो यूरेनियम को प्योरीफाई किया जाए तो उसमें से सिर्फ 700 ग्राम वो यूरेनियम बनता है जिसे परमाणु हथियारों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरेनियम को येलो केक भी कहते हैं। प्योरीफाई करने के बाद यूरेनियम को आमतौर पर लोहा या लोहे की छड़ी जैसा आकार दिया जाता है। एक कलम या पेंसिल के आकार का यूरेनियम इतनी ऊर्जा दे सकता है जितनी 160 टन
कोयला। जिस यूरेनियम 235 का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जाता है, उस U-235 में प्राकृतिक यूरेनियम की मात्रा काफी कम होती है। इसीलिए U-235 को परमाणु हथियार बनाने के लिए उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया से गुजरना होता है। यूरेनियम को शुद्ध करने की इसी प्रक्रिया को यूरेनियम एनरिचमेंट या न्यूक्लियर एनरिचमेंट कहा जाता है। अमूमन बिजली बनाने के लिए U-235 को 3 से 5% तक शुद्ध यानी एनरिच किया जाता है। इतने में ही बिजली बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन अगर परमाणु हथियार बनाना है तो फिर उसी यूरेनियम यानी U-235 को 90% तक एनरिच या शुद्ध करना पड़ता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% न्यूक्लियर एनरिचमेंट में से करीब 80% यूरेनियम शुद्ध यानी एनरिच कर चुका है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इस हिसाब से ईरान परमाणु हथियार बनाने से बस कुछ हफ्तों की दूरी पर है। और बस इसी न्यूक्लियर एनरिचमेंट की खबर मिलते ही इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने से पहले 13 जून को ईरान और उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया। दरअसल ईरान ने 2003 में ही अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया था। 12 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने पर 2015 में थोड़े वक्त के लिए उसने अपना यह कार्यक्रम रोक दिया। दरअसल तब ईरान पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी। इन्हीं पाबंदियों से पार पाने के लिए ईरान परमाणु गतिविधियों पर रोक लगाने को तैयार हो गया, जिसे लेकर एक समझौता भी हुआ। यह समझौता बराक ओबामा के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन 2018 में राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को तोड़ दिया। समझौता टूटते ही 2018 में ही ईरान ने यूरेनियम बनाने और उसे जमा करने का काम फिर से तेजी से शुरू कर दिया। यूरेनियम के खरीद फरोख्त के लिए एक ग्लोबल संस्था है जिसका नाम है NSG यानी न्यूक्लियर शेयरिंग ग्रुप। इस ग्रुप से जुड़े देश उन देशों को यूरेनियम नहीं बेचते जिनके पास परमाणु हथियार होते हैं। ये उन्हीं देशों को यूरेनियम बेचते हैं जो इसका इस्तेमाल बिजली बनाने या मेडिकल की फील्ड में करते हैं। जैसे NSG भारत को यूरेनियम नहीं बेचता, क्योंकि भारत एक परमाणु संपन्न देश है। ऐसे में ये देश महंगी कीमतों पर ब्लैक मार्केट से यूरेनियम खरीदते हैं। सूत्रों के मुताबिक रूस और कुछ मित्र देशों की मदद से ईरान ने भी अच्छी खासी मात्रा में यूरेनियम का भंडार जमा कर रखा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास हाईली इनरिच्ड यूरेनियम की इतनी मात्रा मौजूद है जिससे वो कम से कम 3 परमाणु बम बना सकता है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को परमाणु टेक्नोलॉजी रूस ने दी है। इतना ही नहीं, रूस ने ही ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल भी दे रखी है। इन मिसाइल के जरिए ईरान आसानी से परमाणु बम को अपने दुश्मन देश में लॉन्च कर सकता है और बस इसी बात ने दुनिया को डरा रखा है। हालांकि इजराइल और ईरान अब तक आमने सामने की जंग में नहीं कूदे, लेकिन कहीं दोनों जंग में कूद गए तो क्या होगा? असल में ईरान के अंदर कुल 9 ऐसे परमाणु ठिकाने हैं जिनको लेकर यह कहा जा रहा है कि इजराइल उन पर हमले कर उन्हें तबाह कर सकता है। सबसे पहले आइए ईरान के इन 9 परमाणु ठिकानों के बारे में जान लेते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दूर दक्षिण में इस्फहान राज्य में नतांज स्थित है। दरअसल नतांज यूरेनियम को शुद्ध करने वाला ईरान का सबसे बड़ा परमाणु सेंटर है। ये परमाणु सेंटर जमीन के अंदर बंकरों में बनाया गया है। नतांज के इस परमाणु ठिकाने को पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की जा चुकी है। फोर्डो एक पहाड़ी इलाका है। कहते हैं कि यहाँ पहाड़ी को काट कर उसके बीच ईरान ने अपना परमाणु ठिकाना बनाया ताकि इजराइल की बमबारी से इस ठिकाने को कोई नुकसान न हो। तेहरान के बाद इस्फहान ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर के बाहरी इलाके में भी ईरान का एक परमाणु ठिकाना है जहां यूरेनियम प्यूरिफाई करने के अलावा यूरेनियम मेटल बनाने की मशीनें भी हैं जो परमाणु बम के कोर को बनाने में इस्तेमाल होता है। ईरान के पास एक छोटा वाटर रिसर्च रिएक्टर भी है जिसे पहले अराक कहा जाता था।
और अब इसे खोंदाब के नाम से जाना जाता है। वाटर रिएक्टर्स परमाणु प्रसार के लिए काम में लाए जाते हैं। इससे प्लूटोनियम का उत्पादन भी होता है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम के कोर को बनाने में किया जा सकता है। तेहरान रिसर्च सेंटर में भी एक रिसर्च रिएक्टर है। हालांकि इस सेंटर के बारे में ईरान यही बताता रहा है कि यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए परमाणु चिकित्सा संबंधित काम होता है। इस सेंटर में भी यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। खाड़ी तट पर मौजूद यह ईरान का इकलौता परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। यह संयंत्र रूसी मदद और रूसी ईंधन से चलता है। ईरान के हिसाब से इस सेंटर का इस्तेमाल कृषि और चिकित्सा के लिए किया जाता है और ये एक तरह का रिसर्च सेंटर है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो इस जगह का इस्तेमाल यूरेनियम को प्यूरिफाई करने के लिए सेंट्रीफ्यूज के उत्पादन के तौर पर भी मुमकिन है। रघंद ईरान का वो इलाका है जहां यूरेनियम के खदान होने की बात कही जाती है। 2013 में ईरान ने यहां से कम गुणवत्ता वाले यूरेनियम अयस्क को निकालने का काम शुरू किया था। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो इसे प्यूरिफाई कर शुद्ध यूरेनियम में बदला जा सकता है। ये ईरान का एक सैन्य अड्डा है जहां आम हथियारों और मिसाइलों का टेस्ट किया जाता है। हालांकि ये शक भी जताया जाता रहा है कि ईरान ने पारचीन में परमाणु हथियारों में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक ट्रिगर्स का भी परीक्षण किया है। नेतन्याहू ट्रंप को लगातार ये भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब तक आयतुल्लाह खामेनी ईरान की सत्ता पर काबिज रहेंगे, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकने वाला नहीं। असल में नेतन्याहू खामेनी को भी मारना चाहते थे। पिछले साल जून में जब अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की 12 दिन की जंग हुई, तब पहली बार नेतन्याहू ने ट्रंप को खामेनी को मारने की इजाजत मांगी थी। हालांकि तब खुद ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं थे। इत्तेफाक से इसी दौरान दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो चुके थे। ईरानी अवाम डॉलर के मुकाबले गिरते ईरानी करेंसी और महंगाई को लेकर सड़कों पर उतर आई थी। ईरान के कई शहरों में आंदोलन तेजी पकड़ चुका था। सरकार और खामनेई दोनों ही जनता के निशाने पर थे। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए ईरानी फोर्सेस ने ताकत का इस्तेमाल किया। दर्जनों लोगों की मौत हुई। ईरान के अंदर खामेनी के खिलाफ ईरानी अवाम के इस तरह सड़कों पर आने से फिर से नेतन्याहू और ट्रंप को एक मौका दिखाई दिया। आंदोलन को कुचलने के नाम पर ट्रंप ने ईरानी हुकूमत को धमकी दे डाली कि वो जरूरत पड़ने पर ईरानी जनता की मदद के लिए आगे आ सकते हैं। इस मौके का फायदा उठाने के लिए नेतन्याहू ने फिर से ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए उकसाना शुरू कर दिया। मगर ये मौका धीरे धीरे इसलिए हाथ से निकल गया क्योंकि सरकार विरोधी प्रदर्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। जैसा नेतन्याहू या ट्रंप को उम्मीद थी कि शायद ईरानी अवाम के दबाव में सरकार पलट जाएगी, वैसा हुआ नहीं। नेतन्याहू के बहकावे और अपने कुछ करीबी सलाहकारों की सलाह को अनदेखी कर ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर दिया। आज तक ब्यूरो। एक पतला सा समुद्री रास्ता है जिसकी चौड़ाई सिर्फ 35 किलोमीटर है, लेकिन इस एक पतले से रास्ते ने पूरी दुनिया में तेल में आग लगा दी है। इस एक रास्ते की वजह से महंगाई आसमान छू सकती है। जानते हैं ये रास्ता कौन सा है? वो रास्ता जिसे ईरान ने मौजूदा जंग के बाद अचानक बंद कर दिया। दुनिया के नक्शे पर जमीन के दो टुकड़ों के बीच मौजूद इस पतले से समुद्री रास्ते पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के साथ जंग के बीच ईरान ने इस समुद्री रास्ते को दुनिया के लिए बंद कर दिया है, सिवाय चीन के।
सवाल यह है कि सिर्फ 33 किलोमीटर के इस रास्ते को बंद कर देने से क्यों और कैसे पूरी दुनिया के तेल में आग लग जाएगी? ये छोटा सा समुद्री रास्ता आखिर इतना अहम क्यों है? होर्मुज स्ट्रेट के लिए अहम होर्मुज स्ट्रेट के साथ कुछ कुदरती मजबूरियां भी हैं, जो इसकी खासियत को और बढ़ा देती हैं। असल में होर्मुज जलडमरू मध्य की कुल चौड़ाई बेशक 33 किलोमीटर हो, लेकिन समंदर के बीच जिस रास्ते से होकर जहाजों की आवाजाही होती है वो बमुश्किल 3 किलोमीटर ही चौड़ा है। दरअसल इस जगह पर समंदर की गहराई एकदम कम है। अधिकतम गहराई की बात करें तो वो 90 मीटर है, जबकि न्यूनतम गहराई 50 मीटर। और इतने कम गहरे समंदर से बड़े बड़े जहाजों का गुजरना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए तमाम मालवाहक जहाज समंदर के सबसे गहरे 90 मीटर वाले हिस्से का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये रास्ता करीब 2 मील यानी करीब 3 किलोमीटर चौड़ा है। ऐसे में यहाँ जहाजों की एंट्री भी 1 बाय 1 होती है। होर्मुज स्ट्रेट के बारे में और जाने इससे पहले आइए जान लेते हैं कि भारत को उसकी जरूरत का कच्चा तेल कहां से मिलता है और इसमें भारत का आयात कितना है और इसमें भी कितना आयात होर्मुज स्ट्रेट से होकर होता है। तो भारत में हर रोज तकरीबन 5.5 मिलियन बैरल तेल का इस्तेमाल होता है, जिसमें 1.5 से 2 मिलियन बैरल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर आता है, जबकि बाकी करीब 4 मिलियन बैरल तेल रूस, अमेरिका, ब्राजील और पश्चिमी अफ्रीका जैसे देशों से आता है। भारत ने वक्त के साथ अलग अलग जगहों से तेल के आयात का सिलसिला शुरू किया है। फिलहाल ईरान से तेल का आयात लगभग बंद हो चुका है। अब सवाल यह है कि होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के बाद भारत क्या करेगा? इसका भारत के तेल कारोबार और लोगों की जिंदगी पर क्या असर होगा? तो जवाब है, भारत को लगभग 40% तेल की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत मुमकिन है कि इसके लिए केप ऑफ गुड होप के रास्ते का चुनाव करना पड़े। केप ऑफ गुड होप यानी साउथ अफ्रीका के निचले हिस्से में केप टाउन के पास का समुद्री रास्ता, और इस रास्ते से तेल मंगवाने का मतलब इसे भारत तक पहुंचने में 7 से 13 दिन का ज्यादा समय लगेगा। इससे न सिर्फ इंतजार लंबा होगा, बल्कि इतने लंबे रास्ते से होकर आने की वजह से तेल की कीमतों का बढ़ना भी तय हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक औसतन हर ट्रिप पर $1 मिलियन यानी 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च आएगा। समंदर के इस इलाके में करीब 2-2 मील के 2 शिपिंग लेन्स हैं, जिनसे होकर जहाजों की आवाजाही होती है। इसे लंबे वक्त तक बंद करने के लिए ईरान को इस जगह पर
सैन्य टैंकरों को टारगेट कर उन्हें धराशायी करना होगा ताकि रास्ता ही जाम हो जाए। और समंदर में इस पूरे रूट को बंद करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि होर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने का असर सिर्फ तेल का आयात करने वाले देशों को ही होगा, बल्कि तेल की सप्लाई करने वाले कई देश जो अब तक तटस्थ हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका खास असर पड़ेगा, खासकर अरब, कुवैत और कतर जैसे देश। ऐसे में वो ईरान के इस कदम का विरोध करेंगे और एक साथ इतने फ्रंट पर अलग अलग देशों से मोर्चा खोलना भी ईरान के लिए मुश्किल हो सकता है। वैसे भी अमेरिका की 5वीं नौसेना फ्लीट बहरीन में सिर्फ इसी चेक पॉइंट की रखवाली के लिए तैनात रहती है। ऐसे में अगर यहाँ ईरान कोई बमबारी या विध्वंसक कार्रवाई करता है तो फिर बहुत मुमकिन है कि यहाँ भी उसे अमेरिका से सीधा टकराव मोलना पड़े, जो कि युद्ध को और बढ़ा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि होर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने का असर सिर्फ अमेरिका या उसके मित्र देशों पर ही पड़ेगा, बल्कि चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसे देश भी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि इन देशों में भी कच्चे तेल का आयात इन्हीं रास्तों से होकर होता है। वैसे भारत ने होर्मुज संकट से निपटने के लिए अपनी तैयारियां कर रखी हैं। भारत के पास करीब 5 मिलियन मीट्रिक टन का ऑयल रिजर्व पहले से मौजूद है, जिससे करीब 3 हफ्तों का काम चल सकता है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।